Section B. Question number 3. Explain the term menarche. It is the onset of menstruation in young female around the age of 13 years. 13 years यंग फीमेल में ये एक सेट होता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको मोनार्क बोलते हैं. इन व्हाट फॉर्म इज वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपैरेशन एंड गटेशन फ्रॉम प्लांट्स. ट्रांसपैरेशन में कैसे निकलता है पानी, मतलब वाटर का कौन सा फॉर्म, ट्रांसपैरेशन और गटेशन. तो ट्रांसपैरेशन में तो एज वाटर वेपर, आप लोग जानते हो कि ट्रांसपैरेशन, ड्यूरिंग ट्रांसपैरेशन वाटर जो है वेपर की शक्ल में निकल करके बाहर निकल जाता है. पर गटेशन के बारे में अभी पढ़ा होगा आप लोगों ने चैप्टर ट्रांसपैरेशन में. उसमें आप लोगों को मालूम है कि यूनिक बात होती है कैसे निकलता है उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हम लोग को एकदम बिल्कुल सुबह के वक्त 5 AM और 6 AM में नज़र आता है. वाटर ड्रॉपलेट्स लीफ पर देखने से समझ में आएगा कि छोटे छोटे पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं. वो गटेशन यानी पूछ रहा है कि वाटर का फॉर्म क्या होता है, ट्रांसपैरेशन में पानी कैसे निकलता है और गटेशन में पानी कैसे निकलता है. आयुष was in the final round of a carom match. He was focusing intently on the stroke of the opened layer. Which part of the brain helps Ayush to focus on the game? आयुष कैरम खेल रहा है तो उससे क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको हेल्प कर रहा फोकस करने में. उसका आंसर होगा सेरेबेरम. आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप लोग विज़िट कीजिए, देखिए, शायद आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ जाए. नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन डैट कोऑर्डिनेट्स हिज मसल वाइल यूजिंग द स्टिकर. और जब वो स्टिकर उठा करके हाथ से मारता है, गोटियों को एम करता है, तो उस वक्त ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है मसल्स के साथ. तो यहाँ होगा सेरेबेलम. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. परमिबिलिटी कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की. सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि सेमी परमेबल होता है और बहुत सारी चीज़ों को जिसको अंदर जाने देना चाहिए सेल के अंदर भेजता है, वरना रोक देता है. तो इसीलिए कैसा होता है सेल मेम्ब्रेन, सेमी. और सेल वॉल कैसा होता है फ्रीली परमेबल होता है, ये सभी को आसानी से आने जाने देता है. समझ में आया, फ्रीली परमेबल. क्वेश्चन नंबर 5 है. ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्टरी एंड अ वेन. आर्टरी और वेन को आप लोग हम लोग जानते हैं कि आर्टरी का कैसा होता है, लेयर बहुत थिक होता है, बहुत उसकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, बहुत मोटी होती हैं. और वेन की दीवार जो है उससे वॉल जो होता है पतला होता है. नीट डायग्राम आप लोग को बनाना है, बुक से देख करके आप लोग बना सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज एक्सक्रेशन. इट इज़ द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. आप लोगों को पता है एक्सक्रेशन किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाए, उसको हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन डायबिटीज़ मिलेट्स एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस विथ रेफरेंस टू द हार्मोन इन्वॉल्व.
तो जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो बता देती हूँ। डायबिटीज़ मिलेट्स में क्या होता है कि इसमें हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी क्या होता है, हाइपोसेक्रेशन ऑफ ADH होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन विच ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को पता होगा कि ग्रेगर मेंडल ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पर, गार्डन पी, मटर के पौधे पर किया था। तो उसका कॉमन नेम है पी, बोलिए मटर, पी प्लांट या गार्डन पी बोल सकते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम होगा पिसम सैटिवम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर अ लिविंग सेल टू शो एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब है, अगर हम लोग किशमिश को लेकर के, रेजिन्स को लेकर के पानी भिगो देते हैं, अगर किसी भी चीज़ के अंदर से सेल के अंदर चला जाएगा तो उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि एंडोऑस्मोसिस और एक्सोसिस में टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है, उसका नाम बताओ। तो एंडोऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक होता है सॉल्यूशन, और एक्सोऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक होता है। इस पे डिटेल में मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में, प्लांट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन प्लांट्स टू रेगुलेट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा है, और प्लांट हार्मोन और ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा आप लोगों ने। डायग्राम दिया हुआ है ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेम वन प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस शोन इन एवर पिक्चर। इस पिक्चर में चेंजेस है जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चेंजेस हेल्दी है, ग्रीन प्लांट है, और यहाँ पे क्या हुआ है, सेंसेस येलो प्लांट हो गया। अगर कोई मिनरल्स की कमी होती है तो येलो हो जाता है, और यहाँ तो लीफ बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहा है उसके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो इथिलीन होगा, एक हार्मोन इथिलीन होगा, और दूसरा एबिसिस एसिड। दो प्लांट हार्मोन है जो इसके लिए, इस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इथिलीन एंड एबिसिक एसिड, दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस चेंजेस के लिए। क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई अ हार्मोन दैट हैज़ एन अपोजिट इफेक्ट टू द वन डिपिक्टेड इन द पिक्चर। उस हार्मोन को आइडेंटिफाई करो जिसकी वजह से अपोजिट इफेक्ट पड़ा है इस पिक्चर में, तो वो है ऑक्सिन। यहाँ कौन सा हार्मोन को आइडेंटिफाई बोल रहा है करने के लिए, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर सी है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट दैट शोज थिग्मोट्रोपिज्म। आप लोगों को इस चैप्टर में सारे टर्म्स पढ़ने हैं कि फोटोट्रोपिज्म क्या है, जियोट्रोपिज्म क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म क्या है। तो एग्जाम्पल दो, इस थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बताना है। तो इसका एग्जाम्पल होगा पी यानी मटर, ग्रेप्स एंड आईवी, इसका एग्जाम्पल।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसका डिफिनेशन होगा मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे परजिस्ट इन द इन्वायरमेंट काउजिंग पॉल्यूशन। यानी ऐसे मटेरियल जो कभी भी ख़त्म नहीं होते और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको तोड़ नहीं पाते, वो हमेशा के लिए इन्वायरमेंट में रहते हैं और पॉल्यूशन फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। आप लोग की बुक में दिया हुआ है पॉल्यूशन चैप्टर में कि स्वच्छ भारत अभियान का 2 ऑब्जेक्टिव यानी 2 एम्स क्या है, क्या मकसद है स्वच्छ भारत अभियान का। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग फूड चेन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। स्मॉल फिश, पेंगुइन, अलगी, सील, मॉस्किटो, लार्वा। तो आप लोग ये समझो कि किसको कौन खा सकता है, फूड चेन कैसे बनता है। जैसे पहला नंबर होगा, 1 नंबर होगा अलगी। अलगी क्या चीज़ होता है जो हमारे घर में कहीं भी आंगन में या फिर तालाब में जो छोटी छोटी काई, जिसको हम लोग बोलते हैं काई, ग्रीन कलर का, उसको अलगी बोलते हैं। तो सबसे छोटा वो हुआ, तो इसको सबसे 1 नंबर पे यह है। इसको कौन खा सकता है, मॉस्किटो लार्वा। पानी में जो रहने वाले मच्छर के लार्वा होते हैं यानी मॉस्किटो लार्वा, वो खाएंगे, वो उसी पे ज़िंदा रहते हैं। गंदी जगह में, गंदी पानी में ये अलगी भी लगता है, मतलब ये अलगी पाया जाता है गंदी पानी में, और मॉस्किटो लार्वा भी होता है पानी में। जहाँ भी पानी जमा रहेगा वहाँ पर मॉस्किटो लार्वा पाया जाएगा, उसी से मच्छर होता है। इसीलिए जहाँ भी गंदा पानी लगा होता है वहाँ पे मच्छर पाया जाता है। उसके बाद मॉस्किटो लार्वा कौन खाएगा, स्मॉल फिश। ओके, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, सील। और इससे बड़ा कौन है, पेंगुइन। इसको कौन खा सकता है, पेंगुइन। तो ये हुआ फूड चेन, यानी अलगी को खा करके मॉस्किटो लार्वा अपना पेट भरते हैं, मॉस्किटो लार्वा को स्मॉल फिश खा के अपना पेट भरते हैं, और स्मॉल फिश को सील खा के अपना पेट भरते हैं, और सील को पेंगुइन खा के अपना पेट भरते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से बी नंबर देखो, वुड पिकर, कैटरपिलर, माउंटेन लायन, फॉक्स, कैबेज। तो पहले होगा कैबेज। कैबेज कौन खा सकता है, कैटरपिलर। किसी भी इंसेक्ट का कैटरपिलर कैबेज के पत्ते खा सकते हैं, तो ये 2 होगा। कैटरपिलर को कौन खा सकता है, वुड पिकर। वुड पिकर को कौन खा सकता है, फॉक्स। फॉक्स को कौन खा सकता है, माउंटेन लायन। ऐसे करके फूड चेन बना हुआ है, यानी जो कैबेज में प्रोटीन और जो विटामिन हम लोगों को मिली वो ऐसे लाइन से फूड चेन के थ्रू माउंटेन लायन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इकोसिस्टम में है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स इन अ ह्यूमन बीइंग। क्रेनियल नर्व कितना पाया जाता है, कितना पेयर्स, और स्पाइनल नर्व कितना पेयर्स पाया जाता है। क्रेनियल नर्व पाया जाता है 12 पेयर, 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व कितना पाया जाता है, 31 पेयर्स ह्यूमन बीइंग में। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्या यूज्ड अ प्लांट विथ variegated leaves for an experiment on photosynthesis. He tested a leaf with iodine after keeping the plant in sunlight for a few hours. सूर्या ने एक प्लांट को यूज़ किया, प्लांट के पत्तों को, लीव्स को लिया। फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा है कि लीफ में क्लोरीन है, उसको आयोडीन, लीफ विथ आयोडीन आफ्टर कीपिंग इन प्लांट, मतलब उसमें है लीफ में कि क्लोरीन है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सूर्या यूज्ड अ प्लांट लीफ फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन फोटोसिंथेसिस में एक एक्सपेरिमेंट है, उसको करने के लिए उसने एक लीफ लिया जिसमें उसने लीफ पर आयोडीन डाला, सनलाइट में रख करके कुछ घंटों के बाद उसने क्या देखा, क्या चेंजिंग आएगा। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में चैप्टर में तो पढ़ा है ये वाला। ए, विच पार्ट ऑफ द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर द आयोडीन टेस्ट।
आयोडीन टेस्ट तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो कौन सा पार्ट, लीफ का कौन सा पार्ट जो है टर्न हो जाएगा कलर? आप लोग लीफ में तो सारा पार्ट्स तो ग्रीन होता है, तो इसका आंसर होगा ग्रीन पार्ट्स। कौन से पार्ट्स का कलर चेंज हो जाता है? ब्लू ब्लैक आयोडीन टेस्ट के बाद हो जाता है तो होता है ग्रीन पार्ट्स होता है। लीफ में तो कोई और कलर होता नहीं है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? अब आप लोग क्लोरोफिल का रोल, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का रोल क्या है वो बताना है। ग्रीन पार्ट्स कंटेन क्लोरोफिल विच ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का यही काम है कि सनलाइट को पड़ते ही वो ट्रैप कर लेता है और लीफ में उसको यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, स्टोमाटा के थ्रू लीफ के अंदर जाता है। राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, 6CO2 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा और सनलाइट रहेगा। यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगा? C6H12O6। ये है ग्लूकोज जो बनेगा, जो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर होता है, जो फूड तैयार होता है उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज या स्टार्च बोलते हैं। और इसके साथ क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट के साथ बनेगा वाटर 6 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, जो एज बाई प्रोडक्ट सेक्रेट होगा कार्बोहाइड्रेट के साथ। ओके, C6H12O6, इसी को ग्लूकोज या स्टार्च बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप लोग के बुक में है, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज टेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन सप्रेस्ड। डोमिनेंस में यही बात है कि जो एक्सप्रेशन सामने आ जाता है, एक्सप्रेस कर देता है अपने आप को, और कुछ कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दब जाता है। ठीक है, आप लोग बुक से इस लॉ को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन व्हेन द एयर सराउंडिंग अ प्लांट हैज़। रेट ऑफ ट्रांसपरेशन बताना है जब एयर सराउंडिंग अ प्लांट हैज़ मोर एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी, यानी जब मौसम में वेदर चेंज हो, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लेस ट्रांसपरेशन होगा। जिस दिन आप लोग देखोगे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो उस दिन क्या होगा? ट्रांसपरेशन कम होता है। ओके, और जिस दिन हॉट एंड ड्राई एयर, मतलब बहुत गर्म हवा चल रही है, उस दिन क्या होगा? मोर ट्रांसपरेशन होगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपरेशन के वक्त वेपर एज वाटर वेपर जो है निकलता रहता है, वाटर जो है वेपर की शक्ल में बाहर निकलता रहता है, तो हवा बहने से क्या होता है कि बार बार पत्तों पर से हट जाता है और जल्दी जल्दी ये प्रोसेस तेज़ी से चलता रहता है। मोर ट्रांसपरेशन रेट रहेगा बहुत, जिस दिन गर्म हवाएं या ड्राई एयर होगा उस दिन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग एब्रिविएशन। आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। आप लोगों को मालूम होगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ओके, ADH का फुल फॉर्म
एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये सब आप लोग लर्न कर लो। एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द एयर इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द एयर ड्रम, वेयर इज दिस स्ट्रक्चर लोकेटेड? क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एयर इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द एयर ड्रम। एयर ड्रम के सभी साइड पर एयर प्रेशर इक्वलाइज कौन पार्ट करता है? तो इसका आंसर होगा स्टिचियन ट्यूब। स्टिचियन ट्यूब ये इक्वलाइज करता है। और स्ट्रक्चर लोकेटेड कहाँ होता है? उसका आंसर होगा मिडिल ईयर। ओके, मिडिल ईयर में ये लोकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संतोष loved his garden, especially his pea plants. One year he noticed that all pea plants he grew from one batch of seed had round seed. Curious, he took the seeds from one of those plants and grew a new generation. To his surprise, 75% of the new plants had round seed, but 25% has wrinkle seed. संतोष ने मटर के पौधों का एक एक्सपेरिमेंट किया, एक राउंड सीड लिया और एक व्रिंकल सीड लिया, दोनों में एक्सपेरिमेंट करवाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। व्हाट वेयर द जेनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट प्लांट द संतोष ओरिजिनली प्लांटेड। ओरिजिनली प्लांटेड उसने क्या किया था? एक्चुअली में उसने क्या प्लांट किया था? तो इसका आंसर होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस मीन्स एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। एक उसने राउंड लिया था और एक व्रिंकल लिया था। तो उसका F1 जनरेशन में उसने क्या मिलेगा उसको? तो उसका जेनोटाइप जो उसने पेरेंट प्लांट को लेकर के प्लांट किया था, तो उसका जेनोटाइपिक यही था। ठीक है, विच ट्रेट इज डोमिनेंट, राउंड और व्रिंकल सीड? तो राउंड होगा आंसर। कौन सा डोमिनेंट हुआ? राउंड वाला हुआ। व्हाट इज द जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ द सेकेंड जनरेशन? तो F2 यानी सेकेंड जनरेशन में रेशियो क्या आया? जेनोटाइपिक वही होगा, आप लोग जो पढ़ चुके हो, वो चेंज नहीं होगा। F1 और F2 का रेशियो सेम रहेगा जो आप लोग पढ़ते हो। अगर आप लोग उसी तरीके से ले करके प्लांट करोगे, उसी दो तरह के स्पेसिमेन को लेकर के एक्सपेरिमेंट करोगे, तो रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द टर्म नेटिलिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट बीट। ये आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। तो सिंपैथिक सिस्टम हार्ट बीट इंक्रीज़ करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है ये, और पैरासिम्पैथिक क्या करता है? डिक्रीज़ करता है और बिकम्स नॉर्मल। पैरासिम्पैथिक सिस्टम हार्ट बीट को क्या करता है? डिक्रीज़ करता है और बिकम नॉर्मल, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल भी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, मीना कवर्ड अ potted plant as shown below with a transparent plastic bag. She observed water droplets inside the bag after a few hours when kept in sunlight. ये भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ट्रांसफरेशन चैप्टर में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन है,
आप लोग खुद ही कर सकते हो। नेम द प्रोसेस डैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग। क्यों प्लास्टिक बैग के अंदर क्यों वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आने लगे? ट्रांसपैरेशन की वजह से। आप लोगों को पता है कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसपैरेशन। डिफाइन द प्रोसेस मेंशन्ड अबव। यहाँ पे इसी जिसका नाम बताओगे ये ट्रांसपैरेशन है तो उसका डिफिनेशन लिखना होगा। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन द रीज़न ऑफ द किडनी वेयर वी कैन फाइंड ग्लोमेरुल्स एंड हैंडलूप्स। इसका आप लोग डायग्राम भी देखोगे और नेफ्रॉन का भी डायग्राम देखोगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ भी सकता है। वी कैन फाइंड ग्लोमेरुल्स एंड हैंडलेस लूप। तो ग्लोमेरुल्स हम लोग कहाँ पाते हैं? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ पाया था? कॉर्टेक्स रीजन में, रीनल कॉर्टेक्स। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देखो। डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है कि नेफ्रॉन कहाँ पाया था, और नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुल्स, तो वो कहाँ पाया था है? किडनी के कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन पाया जाता है और ग्लोमेरुल्स नेफ्रॉन में पाया जाता है। और हैंडलेस लूप भी नेफ्रॉन का ही पार्ट है, वो कहाँ पाया जाता है? रेनल मेडुला में। ये कहाँ पाया जाता है? रेनल मेडुला में। इसके लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखना होगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ड्रॉ अ नीट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम टू शो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो ये तो आप लोगों के बुक में है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द ओजोन लेयर डिप्लेशन इफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन लेयर डिप्लेशन आप लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हो कि हम लोगों के लिए बहुत डेंजर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो कैसे प्रॉब्लम कर रहा है लाइफ पर, जो लाइफ अर्थ पर, जो हम लोग की ज़िंदगियों पर वो कैसे बुरा इफेक्ट डाल रहा है? तो वो क्या कर रहा है? काउजेज द कैंसर, कैटरैक्ट, रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, हार्म्स मैरीन लाइफ। सभी प्रॉब्लम को, यानी मैरीन लाइफ पर भी, एक्वेटिक लाइफ या मैरीन लाइफ, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां भी उसकी वजह से हो रही हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से, ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन, जो होल हो गया, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं और मैरीन लाइफ भी उससे अफेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 2 बॉडी फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेरस। 2 बॉडी फीचर बताना है इसका। चिन एब्सेंट, प्रोंगेथस फेस, प्रोजेक्टिन आईब्रो रिज, कुछ भी इसका फीचर बताना आप लोगों को, बॉडी फीचर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज ऑफ द सेम जेंडर, एक्सप्लेन वाई। किसी भी ट्विंस के बारे में आप लोगों ने सुना है कि जब भी होगा तो सेम जेंडर होगा, मतलब 2 अगर एक साथ हो रहे हैं, मतलब बच्चे ट्विंस है अगर, तो वो या तो गर्ल्स होंगे या तो बॉयज़ होंगे, दोनों ही सेम जेंडर के होंगे। क्यों? इसकी वजह ये है कि बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग। एक ही सिंगल फर्टिलाइज एग से दोनों डेवलप होते हैं, इसीलिए उनका जेंडर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड नॉट इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द एयर टू रिमूव एयर वैक्स, गिव अ सुटेबल रीज़न। हम लोग कभी भी अपने कान को, अपने एयर वैक्स को, यानी कान में जो गंदगी हो जाती है उसको साफ़ करने के लिए किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? इट में रप्चर द एयर ड्रम लीडिंग टू डिफनेस, जो हमारे कान एयर ड्रम को रप्चर कर सकता है, जिससे हम लोग बहरे भी हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन अ स्कूल एक्सपेरिमेंट अ फ्यू स्टूडेंट ग्रो प्लांट्स इन प्लॉट्स प्लेस्ड हॉरिजेंटली एज शोन बिलो। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द रूट्स बेंड डाउनवर्ड and the shoot curved upward.
स्कूल में एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चों ने देखा है कि एक प्लांट पॉट को रखा हॉरिजेंटली, जैसे कि दिखाया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, रूट बेंट डाउनवर्ड नीचे की तरफ घूम गया और शूट कर्व अपवर्ड ऊपर की तरफ कर्व्ड हो गया है। तो नेम द ट्रॉपिक मूवमेंट सीन इन शूट। ये तो सनलाइट की तरफ ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है ये फोटोट्रॉपिज्म होगा। फोटोट्रॉपिज्म, शूट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, अपवर्ड की तरफ, सनलाइट की तरफ, तो इसलिए इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। वाई डू रूट्स ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, और रूट हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों होते हैं, क्योंकि बिकॉज द रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब है कि शूट जो ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसको नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, और जो नीचे ज़मीन की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। जियोट्रॉपिक। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच फाइटो हार्मोन रेगुलेट द एबव ट्रॉपिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट इसमें हो रहा है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिक, उसके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन जो है, फाइटो हार्मोन डैट मीन्स प्लांट हार्मोन रेगुलेट्स कर रहा है, तो वो होगा हमारा आंसर ऑक्सिन। आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा डिस्कशन पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा आंसर्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।